हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे लक्ष्य 2025 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है भाई। एंड एज यू ऑल नो, हम लोग अपना पूरा सिलेबस दोबारा कर रहे हैं अपने रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें हम सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे ये जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ये होता क्या है और रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं सब डिस्कस कर लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे बिल्कुल बचपन से, जब हमने काउंटिंग स्टार्ट करी थी। बच्चों को काउंटिंग कैसे स्टार्ट कराते हैं? 1 2 3 4 ऐसे कराते हैं ना। क्या देखा आपने किसी स्कूल में काउंटिंग? बेटा चलो सीखो 0 1 2 ऐसे नहीं सिखाते। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बेटा 1 2 3 ऐसे करते हैं। सो हमारे नंबर्स भी ऐसे ही स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जहां तक काउंटिंग आती है नंबर्स चलते जाएंगे और ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप काउंटिंग लिख सकते हो वहां तक ये सारे नेचुरल नंबर्स है। फिर बड़े लोग आए कि बच्चों को जीरो नहीं सिखाओगे, 9 के बाद 10 सिखा दोगे, जीरो भी तो सिखाओ उनको। उन्होंने कहा ठीक है चलो जीरो भी सिखा देते हैं। फिर उसने कहा ये नेचुरल नंबर्स तो सारे आ ही रहे लेकिन जीरो नहीं छोड़ेंगे हम, और जीरो को लिखेंगे 1 से भी पहले। सो जीरो अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। क्या फर्क है दोनों में? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके सारे नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं 0 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब देखो, ये ना क्वेश्चन आता है 1 मार्क में और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ऐसे पूछते हैं, इंग्लिश में आता है भाई क्योंकि लिखा हुआ तो इंग्लिश में आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, या फिर आ जाता है आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स। तो क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है? तो देखो हाँ, बात तो सही है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, होल नंबर में जीरो लिखा है, नेचुरल नंबर नहीं है वो। सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। अब बात करते हैं भाई, नेगेटिव नंबर बैठे हुए हैं कि पहले तुम कर लो, पहले काउंटिंग लिख ली, फिर तुमने जीरो नंबर भी ले लिया। हम नेगेटिव नंबर्स का क्या? तो उनके लिए आए इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे होते हैं इसमें 0 1 2 3 4 तो चल ही रहा है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। सो इंटीजर्स में हमारे बेटे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को ही गलती होती है कि -2 -3 -5 -7 ये सारे इंटीजर्स है। बेटा 0 1 2 3 4 ये सब भी इंटीजर्स है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स क्लब करके बना होल नंबर, क्लब करके बना इंटीजर्स। उसके बाद आया रैशनल नंबर्स, जिसमें हमारे कौन से नंबर्स आ जाते हैं? जिसमें हमारे सभी डेसिमल नंबर्स और सभी जो नंबर्स फ्रैक्शन में है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम अगर ये 2.5 है, ठीक है, नेगेटिव भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स भी इंक्लूड है, 2.5 है, सो ये डेसिमल नंबर है। हम हमेशा कहते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में, बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अब आप ये क्यों कह रहे हो डेसिमल नंबर्स भी हो जाएंगे? क्योंकि अगर मैं ये डेसिमल हटाऊं तो नीचे क्या लिखूंगी? 10 लिखूंगी। सो ये आ गया 25/10 हो गया फ्रैक्शन में। सो सभी बेटा डेसिमल नंबर्स, सारे हमारे फ्रैक्शन नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर ऑल्सो। मतलब -2.5 होगा तब भी वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब जब मैं कह रही थी नेचुरल नंबर्स मिला के होल नंबर बना, ये दोनों मिला के इंटीजर बना, ये सब मिला के रैशनल नंबर बना, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नंबर किसी ने पूछ लिया 4, आप कहोगे 4 नंबर, हाँ ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, लेकिन रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि p/q फॉर्म में नहीं है। क्या अगर मैं 4 को लिख दूं 4/1, क्या नंबर चेंज हो गया? अभी भी 4/1 है तो 4 ही, लेकिन मैंने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया तो मेरा 4 नंबर जो है ना बेटा वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? सो सारे नेचुरल नंबर्स मिले, उसमें जीरो ऐड हो गया, होल हो गया। ये दोनों मिले, उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए, इंटीजर बन गए। ये सब मिले, उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वाले मिला दिए, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये तो सब क्लब बन के बैठे हैं। अब वहां जो उधर नाराज होके बैठा हुआ है ना, वो है हमारा
इरैशनल नंबर है। पूछो जरा इसको क्या दिक्कत है, ये अपने अलग ही नंबर लेके आए हैं कि इनमें से कोई भी नहीं होगा, मैं अलग ही हूं। क्या हो भैया, कैसे नंबर्स लाया, ये लाया पाई, कि जो पाई है ना वो इरैशनल नंबर है। अब पाई याद है आपको क्वेश्चन में हमने कैसे किया है, पाई इक्वल्स टू 22/7। यहाँ पे आ गया भाई कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई आप कह रहे हो इरैशनल है, तो इरैशनल इक्वल्स टू रैशनल तो नहीं हो सकता। देखो याद करो, ये जो 22/7 है ना, ये हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोलते थे कि आप पाई को लेट कर लो 22/7। एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू है वो क्या होती है 3.14 एंड नंबर चलते रहते हैं, कोई उसका एंड ही नहीं है। ये 3.14 ये जो चल रहा है ना, ये डेसिमल नंबर में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता, ये आगे बढ़ता रहता है, नंबर्स इसके रिपीट ही नहीं हो रहे, समझ रहे हो। सो कहीं पे भी वो हमने 9th में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स बोलोगे ना तो आप कहोगे मैम पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है, इसलिए मैं वो टर्म्स यूज नहीं कर रही। बट एक्चुअल में बात ये है कि जो नंबर्स है कभी एंड होते ही नहीं है, चेंज होके बदलते रहेंगे। जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं ना, या तो वो कहीं पे एंड होते हैं या सेम ही जैसे 3 3 3 3 3 3 3 यही चलता जाएगा, ठीक है, नंबर्स अलग नहीं होते। सो यहाँ पे ये पाई हमारा, वैसे आपको इतना डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा नंबर तो है नहीं, 3 तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें से एक आपको याद रखना है, पाई हमारा होता है इरैशनल। उसके बाद आपको याद रखना है अंडर रूट वाले। अब अंडर रूट वाले में भी कुछ खेल होता है, क्या होता है अभी समझते हैं। अंडर रूट में जो नंबर्स होते हैं हमारे वो इरैशनल होते हैं, जैसे अंडर रूट में 2 इरैशनल है, अंडर रूट में 3 इरैशनल है, अंडर रूट में 5 इरैशनल है। क्या मैं कुछ भूली बीच में, हाँ मैम अंडर रूट में 4 क्यों छोड़ दिया, अंडर रूट में 4 इरैशनल है। ना क्यों इरैशनल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में अगर 4 है तो वो क्या होता है 2 × 2 2 का स्क्वायर होता है। सो ये हमारा इक्वल होता है बेटा 2 के, और 2 क्या है रैशनल नंबर है। देखा जाए तो 2 हमारा क्या है, फिर से बोलो, नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है, लेकिन इरैशनल नहीं है। सो देयरफॉर √4 हमारा इरैशनल नहीं होता। तो यहां से फिर कंक्लूजन आता है, अच्छा इसका मतलब अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर है तो वो हमारा इरैशनल होता है। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अंडर रूट में अगर मैं 15 लिखूं, अंडर रूट में 15 लिखूं, 15 मेरा क्या है प्राइम नंबर नहीं है। 50 क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इरैशनल है क्योंकि बेटा 15 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो बेसिकली हमें अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, सो वी हैव 4 हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है क्योंकि 2 2 4 होता है, 3 3 9 अगेन कंप्लीट स्क्वायर, 4 4 16 अगेन कंप्लीट स्क्वायर, 5 5 25 अगेन कंप्लीट स्क्वायर, 6 6 36 अगेन कंप्लीट स्क्वायर, 7 7 49। सो इस तरीके के ये जो सारे नंबर्स है ये हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स है। सो बस आपके पास अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी नंबर है वो चलेगा। आपको कोई बोले कि बेटा अंडर रूट में सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो आप √15 का एग्जांपल दे देना कि 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इरैशनल है। तो बस क्या ध्यान रखना है, अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारा रूट हटा देगा, ठीक है। सो देयरफॉर अंडर रूट वाले नंबर्स बस कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब आप कहोगे मैम यहाँ पे डेसिमल नंबर क्यों आ गया, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स तो आया है बेटा, लेकिन इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे ना, मतलब बेसिकली ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, या इनका पैटर्न, जैसे मैं और सिंपल अगर इसका एग्जांपल दूं, यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि खत्म नहीं होगा। और अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वो इस तरीके से हो सकता है, जैसे 1.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये नेवर एंडिंग है। एंड यहाँ पे देखो पैटर्न 0 1 था, फिर 00 के साथ 1 आ गया, फिर 000 के साथ, फिर 4 टाइम्स 0 के साथ 1 आ गया। सो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इस पैटर्न में बढ़ता ही जाएगा। इट इज बेसिकली ना तो वो रिपीट होगा कभी कि सेम 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 सेम, जैसे एक होता है कि अगर आ गया 4.666666 और ये चलता जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। सो इसको हम रैशनल में ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसे पैटर्न चेंज होता हुआ जाएगा और वो कभी एंड ही नहीं होगा, सो वो हमारा
इरेशनल नंबर में आता है। यूजली इसको भी चाहे आप मत इमेजिन करो, आप ऐसे नंबर्स देख लेना, ये आई थिंक वही बात है कि आई थिंक √2 की ये वैल्यू है, सो वो नंबर चलते हुए जाएंगे, ठीक है ना। सो और इस तरीके के जो पैटर्न वाले होंगे जिनका पैटर्न चेंज होता रह रहा है वो हमारे इरेशनल होंगे, पाई हमारा इरेशनल होगा, और अंडर रूट में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे जितने भी मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल है। सो यहाँ से आपका ये नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये इनका तो हम बड़ा आराम से देखते आ रहे थे कि ऐसे 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 बबल क्रिएट कर रहे थे, इनमें और इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक चीज कॉमन है कि ये सारे नंबर्स, ये भी और ये भी, दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स, उसमें हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इंटीजर भी, होल भी, नेचुरल भी। सो दीज ऑल नंबर्स जिनकी हमने बात करी है, ऑल दीज नंबर्स आर आवर रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आएगा कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर। बहुत बेसिक है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। सो बेटा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। सो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 1 2 और किसी के टेबल में 2 नहीं आएगा। देन 3 1 3, उसके अलावा किसी के टेबल में आ रहा है नहीं। 4 हमारा 2 के टेबल में आ रहा है ना। देन 5 अगेन किसी के टेबल में नहीं आ रहा। देन 6 3 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। देन 7 हो गया हमारा, किसी के टेबल में नहीं आता। 8, अब यहाँ से जितने भी इवन नंबर्स है ना वो तो सारे वैसे ही 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में एक नंबर छोड़ के आते हैं, तो सारे इवन नंबर्स तो वैसे ही वहाँ चले गए। 7 के बाद अगेन 8 चला गया। 9 3 के टेबल में आता है। 10 5 के टेबल में आता है, आ गया 11। अगेन 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 13 वो किसी के टेबल में नहीं आता। सो ये जो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिंपल, वैसे इसको पता है प्राइम नंबर्स कैसे करते हैं, ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए या वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं, लेकिन आपको ऐसे सिंपल उसमें याद रखना है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। और जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हुए चल रहे थे 4 6 8, और कौन सा नंबर हो सकता है, 9 हमारा, 10 हमारा, देन 12 हो गया, ऐसे बहुत सारे, बेसिकली सारे इवन नंबर्स कह लो। ये जो सब नंबर्स है ये हमारे आते हैं, इधर आ जा भाई, कॉम्पोजिट नंबर्स में, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब जो हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स हैं जो जिनका HCF या जिसका भी HCF नहीं जाते, जिसके जो फैक्टर्स है वो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है। तो इसका क्या मतलब है, देखो जब हम मैंने प्राइम नंबर्स बोला तो मैंने बोला कि वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। जैसे 2 है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन अगर एक टेबल जो हमने बचपन में नहीं सीखा, मैं अगर आपको कहूँ बेटा मुझे 1 का टेबल सुनाओ, तो आप कहोगे मैम 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, 1 5 = 5, 1 6 = 6। सो क्या हो रहा है, बेसिकली 1 का जो टेबल है ना उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। सो दैट मीन्स अगर मैं इस 2 की बात करूं तो ये 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो देयरफॉर इसके 2 फैक्टर्स हो गए, एक है 1 और एक है नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। ऐसे अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 5 की बात करूं तो ये 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 7 1 और 7 के टेबल में आता है। 11 1 और 11 के टेबल में आता है। 13 1 और 13 के टेबल में आता है, एंड सो ऑन। तो मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एंड 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब जो मैं बीच में बोलने लगी थी और मैंने अपनी बात काट दी थी वो था को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स होता है बेटा 2 प्राइम नंबर्स को साथ रख दो, जैसे 2 और 3 को रख दो। अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 और 7 रख दो, अगेन ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं। 7 और 13 रख दो, ये दोनों अगेन 1 के टेबल में आते हैं। सो ये 2 प्राइम नंबर्स को जब हम साथ रखते हैं तो वो हो गए को प्राइम्स। अब इसको हम कैसे लिखते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, या हम बोल सकते हैं HCF। दिस इज गोइंग टू टेक अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो LCM HCF का हम करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। चलो अच्छा,
अब यहाँ खत्म करने से पहले एक चीज मैं भूल गई, 1 नंबर, इसके बारे में जरा देखो, कोई बात नहीं हुई, वैसे 0 के बारे में भी बात नहीं हुई, बट 1 और 0 की जब हम बात करते हैं, सो 0 तो फिर भी चलो बहुत लोग नहीं पूछते, 1 की कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। अब भैया उसका 1 भी कॉमन 1 ही हो गया, नंबर इटसेल्फ भी 1 ही है, सो वो हमारा ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। एंड सेम गोज फॉर 0, 0 और 1 ऐसे नंबर्स है बेटा जो ना तो कॉम्पोजिट होते हैं ना ही प्राइम होते हैं, वो किसी भी दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं जाते, ठीक है। तो ये बार बार दिमाग में क्वेश्चन करते हुए आता है कि 1 प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, 0 प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो सिंपल आज लिख लो कि 0 और 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है, वो कह रहे हैं हम दोनों में से किसी की टीम में नहीं जा रहे, ठीक है। चलो आगे अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम तो वर्ड अभी पढ़ के आए हैं हम, प्राइम फैक्टर, प्राइम वाला। फैक्टराइजेशन वर्ड आता है फैक्टर से। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, या चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 को आई कैन राइट 6 into 1 या 1 into 6, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 3s या 3 2s, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जैसे हमने लिखा, ये 1 आया, ठीक है, 6 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 2 रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 6 रिपीट हो रहा है। सो आई कैन से कि 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 और 6। तो ये 6 के क्या है, दीज आर फैक्टर्स, तो ये 6 के फैक्टर्स हैं, और यही हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये तो छोटा नंबर है तो हमने इसको फटाफट ऐसे लिख दिया। अब यही नंबर अगर बड़ा आ जाए, 6000 आ गया, इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ जरा, इसके बताओगे तो कैसे बताओगे, इसको हम करते हैं, जो हम ये जो प्रोसेस करते हैं वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। जिससे हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं ये नंबर किससे डिविजिबल है, सबसे छोटा दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, ठीक है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आ गया 2। अब इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि मैम डायरेक्ट 6 से कर दो ना, 6 लिखो 1000 आ जाएगा, लेकिन वी ऑलवेज टेक प्राइम नंबर्स हियर, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते हैं, ठीक है, 6 नहीं लेंगे, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 के टेबल से देखो, 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये तो सारा 0 0 0, अभी भी है। अब दिमाग में आएगा ना मैम 3 से कर देते हैं ना 1000 हो जाएगा, नहीं भाई 2 से भी हो रहा है, 3 से भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन 2 से हो रहा है जब तक इसकी डीपी लास्ट में 0 है। तो 2 से किया हमने, सो ये आ जाएगा 2 1s 2, ये बन गया 10, ये हो गया 5, और ये आ गया अगेन 0 0, अभी भी लास्ट में 0 है, फिर से 2 से हो सकता है। सो अगेन देखो, हो 3 से भी सकता है, वो आगे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। और अगर आप 3 से कर भी देते तो भी गलत नहीं है, फिर से 2 कहीं ना कहीं आगे आ ही जाएगा, क्योंकि जितनी बार 2 आना है, जितनी बार 3 आना है, वो आएंगे, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में कर लो इसको। चलो इसको यहाँ रखते हैं, अब करो जरा 1500 को। 2 में 15 से छोटा क्या आता है बेटा, 7 पे 14 आता है, 2 7s 14, 15 की जगह हमने रखा 14, बच्चा 10, तो वो आता है 5 पे और साथ में 0, अभी भी लास्ट में 0 है, फिर से 2 से हो सकता है, फिर से इसको 2 से करेंगे। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 2 3s 6 आता है, 7 की जगह हमने 6 लिया, बच्चा 1, ये बन गया 15। अब 2 के टेबल में 15 में नहीं आता, 15 से छोटा क्या आता है, 7s 14, फिर से बचा 1, ये आ गया 10। अब ये हो जाएगा 2 के टेबल में 5 पे 10 आता है, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ गया, अब ये हमारा 2 के टेबल से नहीं होगा, लेकिन देखो 7 8 9 10 11 12 और 3 15, 3 के टेबल से हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल से भी हो जाएगा, और लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल से भी हो जाएगा। तो आप अगेन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लेकिन हम छोटे से बड़े पे चल रहे हैं, सो 3 से करेंगे। सो ये आ जाएगा 3 1s 3, अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो 3 2s 6 कर देंगे। सो यहाँ पे बचा 15, 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये हो गया 5। नाउ 5 6 7 8 प्लस करके 8 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है, 5 से हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो 5 से किया इसको। अब देखो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, 5 2s 10 आता है, ये बन गया 15, नहीं सॉरी 5 2s 10 आता है, तो ये 12 था, 12 के नीचे 10 रखा, बच गया 2, तो ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 आता है, इधर भी 25 आ गया, फिर से 5 से किया, सो ये आ गया 5, फिर से 5 से करेंगे, सो ये आ गया 1। सो नाउ आई कैन से 6000 का ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, दिस इज कॉल्ड
प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ रहे थे। एंड इफ आई राइट कि 6000 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, सो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है, एक बार, और 5 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 हमारा 4 बार है, 3 हमारा 1 बार है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 5 हमारा अगेन 3 टाइम्स है। सो ये इस तरीके से हम 6000 को लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये सब हमारे प्राइम फैक्टर्स है और ये जो हमने मेथड किया दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, छोटी क्लासेस में करके आए हैं ये भी हम। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, जब हमें निकालना होता है एलसीएम विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इट इज अ मल्टीपल। ठीक है, ये भी अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एचसीएफ इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो मल्टीपल और फैक्टर में फर्क क्या है, जैसे एक नंबर है 36, ठीक है, इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो अगेन 3 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है, 6 भी इसका एक फैक्टर है। ये क्या है, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, मतलब इन सब के टेबल में ये 36 आता है, इससे डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं इन सब का 36 मल्टीपल है, समझ रहे हो, मतलब 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 इन सब का मल्टीपल है और ये सब 36 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे मल्टीपल जो होता है ना दैट इज ऑलवेज अ बिगर नंबर, फैक्टर इज ऑलवेज अ स्मॉलर नंबर। ये बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर हमारे काम की चीज है, उस पर भी आएंगे। बट पहले क्या डिफरेंस है भाई, जब हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं वो समझ लेते हैं, और कैसे दोनों निकालते हैं। होता दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो अभी इतनी देर लगाएगा रब करने में, हज्जा। चलो देखो भाई, अब आपको 2 नंबर दे दिए और मुझे बोला इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। जब भी मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं दोनों नंबर्स को साथ लेके चलूंगी, मतलब यहाँ मैंने लिख दिया 510 और दूसरा नंबर है 92। ठीक है, दोनों नंबर्स को साथ में लिख दिया। एंड जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं 510 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करूंगी और 92 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखना है दोनों ही हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है। सो 2 से स्टार्ट कर दिया, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 बचा 11, सो 2 5 ज़ा 10, अगेन बचा 10, सो ये आ गया 5 एंड 2 से इसको करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 12 बचा 6। अब जब हम नीचे यहाँ पे आएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये तो 2 के टेबल से अभी भी हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। कोई बात नहीं भाई, तब भी हम इसको 2 से ही करेंगे। 2 5 5 को एज इट इज लिख दो, लेकिन ये तो हो रहा है, इसको कर लो। 4 की जगह आ गया 2 और इसकी जगह आ गया 23। अब देखो जरा, अब मैं 23 और 255 की बात करूं तो 23 तो प्राइम नंबर है, वो तो सिर्फ 23 से ही होगा। 255 जो है वो हमारा 5 5 10 3 के टेबल से भी हो जाएगा, 5 के टेबल से भी हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हमने 3 के टेबल से किया तो 23 आप एज इट इज लिख दोगे, इसको 3 के टेबल से कर दो। अब देखो 25 से छोटा 8 पे 24 आता है, ठीक है ना, 3 8 24 होता है, बचा हमारे पास 15, सो ये 5 से हो जाएगा। अब देखो 8 9 10 11 12 13, अब ये 3 के टेबल से भी नहीं होगा लेकिन 5 के, अब 23 तो देखो 23 से होना, उसको तो भूल ही जाओ, वो तो एज इट इज चलता रहेगा जब तक आप यहाँ पे 23 नहीं लाते। लेकिन इधर 85 है, इसको मैं 5 के टेबल से कर सकती हूँ। सो यहाँ पे इसको 5 से किया, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 बचा 3, 35 बन गया, तो ये हो गया 17 और यहाँ पे बचा 23। अब ये दोनों ही बेटा प्राइम नंबर्स आ गए, मतलब 17 सिर्फ 17 से होगा, ये आ गया 1, 23 एज इट इज, और जो 23 है वो सिर्फ 23 से होगा, सो आ गया 1 और 1। सो ये सब हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो हमें अगर एलसीएम निकालना है तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम मेरा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इमेजिन कर लो कितना बड़ा नंबर आने वाला है। करें 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा
12 5 से 60, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 60 इंटू 23 और 17 को पहले कर ले। सो मैं 17 और 23 को कर रही हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं 23 इंटू 17, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 15 16 एंड ये आ गया 1, सो ये आ गया 3 2, ये आ गया अगेन 1 6 7 8 9 एंड 2 3, तो ये आ गया 391। सो आपको 391 को 60 से करना है, हम 391 को 6 से कर लेते हैं, साथ में 0 लगा देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू 9 इज़ 54 एंड देन वी हैव 6 3 ज़ा 18 19 20 21 22 23, सो ये आ गया 2 3 4 6, सो ये आ गया हमारा 2 3 4 6 और हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में 0 भी लगा देंगे, ठीक है। सो ये पूरा नंबर ये हो गया मेरा LCM, तो इन दोनों नंबर्स का LCM ये आया। अब चलते हैं इसके HCF पे। सो अब आपको दोनों नंबर्स का अलग अलग से इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 2 5, अभी हम यहाँ पे करके आए थे, सेम ही चलेगा। सो ये आ गया 255, अब 255 आ गया, अब 3 से करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि अभी अगर साथ वाला हो रहा है तो इसको 2 से चलाते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन 3 8 ज़ा 24 बचा 15, सो ये आ गया 5 पे, फिर हम इसको 5 से कर देंगे। सो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये होगा 7 से, अगेन 17 से करना पड़ेगा तो ये बचा 1। अब 92 को 2 से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 4 6 एंड अगेन 2 से करेंगे, ये आ गया 2 3, प्राइम नंबर आ गया। 23 से करेंगे 1। अब HCF कैसे निकालेंगे बेटा, हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, अब 3 नहीं है उधर तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे 2 बार 2 है तो क्या ये 2 ले लूँ मैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 नहीं है। सो देयरफॉर जो सेम है, अगर एक बार इधर 2 है तो वहां से एक बार ही ले सकते हो। सो देयरफॉर और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इसका HCF क्या आ गया, HCF इज इक्वल्स टू 2 आ गए। ये इन दोनों में कॉमन है, बाकी इसके फैक्टर्स अलग है, उसके फैक्टर्स अलग है, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 2 और इसका LCM आ गया ये बड़ा नंबर। सो यहीं से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो LCM होता है हमेशा एक बड़ा नंबर आता है और जो HCF होता है ये हमेशा एक छोटा नंबर आता है। अब इससे हमें फायदा क्या होता है, ये हमारे काम आता है जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। सो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा कि आपको नंबर्स का HCF निकालना है या LCM निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपसे पूछा कैसे होगा, जैसे लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल कि उन्होंने बोला कि भाई इतने बंदे, मान लो 500 या 560 590 ऐसे नंबर ऑफ पीपल हैं एंड उनको इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में खड़ा होना है। तो बताओ कितनी नंबर ऑफ रोज, मतलब या 5 जनों को अगर एक रो में खड़ा होना है तो कितनी रोज होंगी या कितने कॉलम्स होंगे। जब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, वहां पे आपको नहीं पता कि आपको जो नंबर दे रखा है आपको उन नंबर्स का LCM निकालना है या HCF निकालना है, ठीक है। सो हम वहां पे यही चीज सोचेंगे कि जो हमें आंसर मिलेगा क्या वो एक बड़ा नंबर मिलेगा या वो एक छोटा नंबर मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि जो आंसर है वो एक बड़ा नंबर मिलेगा तो हम उस केस में निकालते हैं LCM। अगर आपको लगता है कि जो मेरा आंसर है वो एक छोटा नंबर आएगा, जैसे 600-700 लोग हैं, 10 रोज बननी है, कितने कॉलम बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम 600 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो एक छोटा नंबर आएगा। सो उस केस में हम HCF निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया, अभी बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बस हमें क्या याद रखना है, जब आंसर बड़ा चाहिए वी गो फॉर LCM, जब आंसर छोटा चाहिए वी गो फॉर HCF। ये याद रखोगे, कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि इस क्वेश्चन में LCM निकालना है कि HCF, ठीक है। क्लियर है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब हमारी एक थ्योरम आ जाती है, जो थ्योरम कहती है लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर है यहाँ पे। सो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो एग्जाम्पल कौन सा ले, रुको मुझे कुछ अच्छा एग्जाम्पल सोचने दो। 36, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 डिवाइड्स 36, पहली बात तो मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ 3 डिवाइड्स 36, क्योंकि मुझे पता है 3 इंटू 12 करती हूँ मैं तो 36 आता है, ठीक है। सो आई कैन से 3 डिवाइड्स 36। सेम गोज फॉर, आई कैन राइट इट एज 3 डिवाइड्स 36 को लिख सकती हूँ ना 6 का स्क्वायर, 36 को आई कैन राइट 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 6 का 36 होता है। सो 3 डिवाइड्स 36 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा हमारे को यहाँ पे बोल रखा है 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर।
सो थ्योरम में ये बोल रखा है बेटा कि अगर कोई नंबर जिसको उन्होंने p बोला डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, मतलब 6 हमारा a हो गया, ठीक है, अगर कोई नंबर डिवाइड करता है इसके स्क्वायर को तो ये नंबर डिवाइड करेगा उस नंबर को भी, मतलब 6 को भी। परफेक्ट एग्जाम्पल, 3 डिवाइड करता 36 को, 36 को आई कैन राइट 6 का स्क्वायर। सो सिंपल वर्ड्स में ये है कि 3 अगर डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करेगा 6 को भी, ठीक है। रैंडम एग्जाम्पल्स, इफ 2 डिवाइड्स, रैंडम ले रही हूं मैं, ठीक है। अब इसमें वो मत करना कि मैम ये पहले तो स्पेलिंग ही गलत लिख ली। अगर 2 डिवाइड करता है, लेट्स सपोज 9 9 से 81 नहीं करते, ले ही लेती हो, तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, मैम इसको तो करता नहीं, और क्या है 16, मतलब 4 का स्क्वायर। सो इफ 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर दिस मीन्स 2 विल ऑल्सो डिवाइड 4, ठीक है। ऐसे 5 का एग्जाम्पल ले लो, इफ 5 डिवाइड्स, अब मैं रैंडम ले रही हूँ, c का स्क्वायर, अगर 5 डिवाइड करता है c के स्क्वायर को सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड c। समझ में आया? यहाँ पे कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है बेटा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये कंसेप्ट अभी हमारा यूज होगा, ठीक है, इसलिए बस याद रखना है, कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ऐसे नहीं आता कि जैसे ये थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगी। क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रूव इर्रेशनल नंबर, मतलब आपको एक इर्रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूव करो ये इर्रेशनल नंबर है। सो एग्जांपल से लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं √2। क्या आपको उन्होंने बोल दिया कि प्रूव करो √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। सो यहाँ पे हम इर्रेशनल प्रूफ करना सीख रहे हैं, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से सीखेंगे, आपको इतना इजी लगने वाला है ना। सो स्टार्ट कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स है, 4-5 स्टेप्स है, उसमें हम इसको प्रूव कर देंगे। लेट करने से स्टार्ट करते हैं, लेट √2 बी रैशनल। अब उन्होंने प्रूफ करने को बोला है कि इर्रेशनल है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं उसका उल्टा कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। सो लेट √2 बी रैशनल, सो आई कैन राइट √2 इक्वल्स टू a/b या p/q या c/d, कुछ भी ले लेना, ठीक है। सो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मतलब ये p/q की फॉर्म में होगा या a/q लिख सकते हैं हम इसको। एंड हम मेंशन करेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। समझो जरा क्या लिखा है मैंने बोला, पहले तो मैंने ये बोला कि ये इरेशनल नंबर है। सो अगर ये रैशनल नंबर है मतलब मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं। एंड ये a और b कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम्स अभी सीख के आए हैं हम, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, मतलब इनका HCF बेटा 1 होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये दो प्राइम नंबर्स होंगे, बेसिकली आगे फर्दर कट नहीं हो सकते ऑन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। एंड बी हमारा 0 नहीं हो सकता, मतलब जैसे अगर देखो भाई 4/0 कर दोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। सो नीचे वाला हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये दो कंडीशंस के साथ हमने इसको बोल दिया कि ये इक्वल है a/b के। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, b यहाँ डिवाइड होते रह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया √2 b इक्वल्स टू a, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हमें करना है बेटा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, √2b इस पूरे का स्क्वायर करोगे आप और a का स्क्वायर तो a² हो ही जाएगा, है ना। अब √2b का स्क्वायर क्या है, इसका मतलब है √2 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब जब √2 का आप स्क्वायर करोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा बेटा, 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। √2 ऐसे 2 के इक्वल हो जाएगा ना। सो ये आ गया 2 और साथ में b के साथ क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा इक्वल्स टू a², ठीक है। अब फिर से यहाँ पे समझने वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये जो b² है ना, मैं अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो भी नंबर आएगा बेटा वो 2 उसको डिवाइड करेगा। जैसे 2 इंटू 4 का स्क्वायर किया हमने, क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। सो 2 इस 32 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली भाई 2 से मल्टीप्लाई करके ही तो ये नंबर आया है। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है
किसी भी नंबर 2 को अगर मैं किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज 7 से, क्या 7 2 सा क्या आएगा मेरे पास 14, तो ये तो 2 को डिवाइड इससे करोगे अगर आप, तो वो करेगा ना, क्योंकि भाई एक नंबर से मल्टीप्लाई होके तो ये आया है, सो इसमें मतलब 2 का फैक्टर मिल गया ना, तो वो डिवाइड करेगा। सो मैं कह सकती हूँ कि अगर b स्क्वायर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो a स्क्वायर आ रहा है। सो सिंपल वर्ड्स में आई कैन से 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया कि हम किसी भी नंबर को 2 से, अभी स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ ये सोचो किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आएगा बेटा वो हमारा ऑफ कोर्स 2 को डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई करके ही तो नंबर आया है। ठीक है, अब अपनी थ्योरम पे चले जाओ। अभी जो हम यहाँ पे थ्योरम समझ के आए हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। अभी आपको शायद लग रहा होगा अरे मैम तो कह रही थी रैशनल इजी होते तो बड़ा मुश्किल है, ये मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको लग रहा है भी हम इतने सारे रैशनल के क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो 4 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि आपको रटना ना पड़े कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमारी थ्योरम के हिसाब से अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है सो हम कह सकते हैं सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें इस साइड का रब करना पड़ेगा ताकि हमारा बोर्ड साफ सुथरा लगे, और यहाँ पे चलते हैं अब आगे। अब अगर मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइड्स a, सो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 में कोई भी रैंडम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इक्वल होगा a के। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली, देखो पहले जो मैंने बोला मैं लिखती हूँ, इफ आई राइट 2c देन इट विल बी इक्वल टू a। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हमने कहा 2 डिवाइड करता है a को, तो आप किसी भी नंबर को, जैसे a मान लो हमारा हो गया कोई भी ऐसा नंबर, जैसे 2 इंटू 4 किया मैंने, ठीक है, 4 एक मेरा कांस्टेंट नंबर हो गया, 4 2 ज़ा 8, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ही आएगा 2 जिसको डिवाइड करेगा। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में यार 2 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर ही मिलेगा 2 जिसको डिवाइड करेगा। आपने ये नहीं सोचना कि ए कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे ए आप सोच लो कि ये कोई पर्टिकुलर नंबर 14 हो गया, अगर आप पर्टिकुलर नंबर कर दोगे कि a 14 है तो इसका मतलब तो ये है कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 14 है। यहाँ पे हमने a को एज अ कोई नंबर नहीं समझना, a को हमने ये समझना है कि a की जगह पे कोई भी ऐसा नंबर ही आएगा 2 जिसको डिवाइड करता है। इट कैन बी एनी नंबर, इस तरीके से सोचना है इसको। ऐसे नहीं सोचना कि a कोई पर्टिकुलर नंबर हो गया 36 है तो 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही आएगा, नहीं, आप ये सोचोगे कि a की पोजीशन पे ऐसा नंबर ही आएगा जो 2 जिसको डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको समझना है। बैक कर देते हैं, चलो 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 भागो। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया कि मैं 2 से किसी भी नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो ऐसा नंबर ही आएगा जो 2 को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, चलो ये चीज हमने लिख दी 2c, और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर c इज एनी इंटीजर या एनी कांस्टेंट लिख सकते हो आप। ठीक है, कांस्टेंट बोल देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जैसे हमने ऊपर स्क्वायरिंग किया था हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 2c इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब चले जाओ अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पे हमारे पास था कि a स्क्वायर इक्वल है 2b स्क्वायर के, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, a स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली पुट कर दूंगी। तो क्या होगा, पहले तो ये देखो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे बेटा 4 आएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 2b स्क्वायर। क्या किया मैंने, वहां से इसकी वैल्यू पुट करी। अभी 2 और 4 कट हो जाएगा, क्या होगा बेसिकली ये है 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा अपॉन में 2 और ये हो गया b स्क्वायर, इससे कैंसिल करोगे आ गया 2। सो इसी तरीके से हम यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब हम सेम उसी कंडीशन पे पहुंच गए ना जो यहाँ पे था, यहाँ पे था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इस हिसाब से यहाँ पे सेम ऊपर वाली उससे हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर।
और फिर हमारी थ्योरम आ जाएगी कि 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड करेगा b को भी, है ना भाई, क्योंकि 2 अगर ये तो थ्योरम में पढ़ के आए कि अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी करेगा। लेकिन यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा, यहाँ पे हमने बोला 2 डिवाइड्स a और यहाँ पे हमने बोला 2 डिवाइड्स b। क्या ये चीज गलत नहीं हो गई? क्यों गलत हो गई? क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि a और b तो को प्राइम्स है। को प्राइम्स का मतलब क्या है कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, और अभी क्वेश्चन करते करते हमें पता चल रहा है कि भाई इसका कॉमन फैक्टर तो 2 भी है। a भी 2 को डिवाइड कर रहा है, b भी 2 को डिवाइड, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर a और b को प्राइम्स तो नहीं रहे, ये तो भाई इनका तो कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ गया। सो क्या लिखेंगे? यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वी विल राइट देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। को प्राइम्स नहीं है, ये इनका तो फैक्टर है 2, सो दे आर नॉट को प्राइम्स। एंड इसको और हम आगे क्या लिखेंगे? विच मीन्स आर assumption, ठीक है, लिखने के और भी अलग तरीके हो सकते हैं, was wrong, हमारी assumption गलत थी। हमने क्या assume किया था कि √2 रैशनल है, तो हम कह सकते हैं therefore √2 is irrational। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? बस यही करना होता है, रैशनल उसको इरेशनल प्रूव करना, उसको रैशनल मान लिया, एंड आगे जो हमने किया वही करना होता है। अभी मैं आपको समझा रही थी तो आपको लग रहा होगा अरे तो बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा वही 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि √2, √3, √5, √7, √11 इसको इरेशनल प्रूव कर दो। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि आपको दे दिया 6 प्लस, एक्सरसाइज में करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस, मैं अपने बता देती हूँ। लेट्स सपोज 6 प्लस √3 दे दिया, प्रूव करो दैट इट इज इरेशनल। सेम तरीके से करते हैं हम, लेट 6 प्लस √3 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बी रैशनल। और ये पता है ये वाला ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, इसमें ज्यादा स्टेप्स है, इसमें ज्यादा स्टेप्स ही नहीं होते। तो हम लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है सो 6 प्लस √3 इक्वल होगा a अपॉन b के। अगेन सेम चीज लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। बेसिकली हमारे कोई भी इंटीजर्स है, इसमें हम लेट कर लेंगे कि दे आर इंटीजर्स, एंड वही जो ऊपर सेम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है, √3 को एक साइड लेंगे, बाकी इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसको उस साइड भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √3 इक्वल्स टू a अपॉन b था, इधर इधर +6 था, इधर आके हो गया -6। सो ये हमारा हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे किया, ये आ गया हमारे पास कॉमन नीचे b, ये हो जाएगा a - 6 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया a - 6b अपॉन b इक्वल्स टू √3। √2 लिख दिया मैंने, सॉरी, √3। अब यहाँ पे यार सोचने वाली बात ये है कि अगर हम इसको देखें a - 6b अपॉन b, जिसमें a और b हमारे को प्राइम्स है, नॉर्मल इंटीजर्स हैं, सो ये तो एक रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर, ये तो हमें पता है। लेकिन √3 जो है ये एक इरैशनल नंबर है। भाई इस क्वेश्चन में हमें √3 को रैशनल थोड़ी बोला है प्रूफ करने के लिए। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तब आपको साथ में कभी कभी दे भी रखा होगा कि वेयर √3 इज इरैशनल। सो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये हमारा रैशनल है और ये इरैशनल है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट √3 is irrational and therefore this cannot be equal to this। ये हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं, क्योंकि ये रैशनल है। अब एक तरफ इरैशनल नंबर रख दोगे, एक तरफ रैशनल नंबर रख दोगे, तो वो तो इक्वल नहीं हो सकते। सो देयरफॉर अगेन सेम लाइन, हमारा एजम्पशन गलत था एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि √3 हमारा इरैशनल है। सो हम कह सकते हैं ये हमारा इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स में भी क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से नंबर्स को करते हैं इरैशनल प्रूफ, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप यहाँ पे आपको जो जो कंसेप्ट समझ में आए होंगे एक्सरसाइजेस में, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइजेस। टिल देन डू टेक केयर, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हो। आई विल सी यू इन द next video. Bye bye.